अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान आबन हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए जारी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और मुसलसल 5वें दिन अमरीकी फ़ोर्सेस ने जनूबी ईरान के साहली इलाकों के साथ साथ ईरान के अंदर कुछ अहम अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के कश्म जजीरे, बंदर अब्बास और चाबहार में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि अमरीकी फ़ौज ने यह दावा भी कर दिया है कि उसने आबना हुर्मुज़ में एक ऐसे तेल बरदार जहाज़ को हेल फायर मिज़ाइल से निशाना बनाकर नाकारा बना दिया जो ईरान की एक बंदरगाह की तरफ जा रहा था। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। इन तमाम हालात में इन दोनों तरफ से जंग दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू होने के इशारे सामने आ रहे हैं, मगर साथ ही दोनों तरफ से कुछ सियासी हल के सिफारतकारी और मुज़ाकरात के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं कर रहे। एक तरफ अमरीकी मीडिया ये खबरें दे रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों को बढ़ाने के मंसूबों पर गौर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया कि आबना हुर्मुज़ उनके लिए एक नाकाबिले उबूर रेड लाइन है। इस सारी सूरत हाल में कल अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था कि ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ ईरान जंग के अगले मरहले से मुताल्लिक़ एक अहम मीटिंग की है। इसी तरह अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने यह रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई को मज़ीद बढ़ाने के मुख्तलिफ मनसूबे पेश किए जा रहे हैं और इस मामले से वाकिफ़ दो अफराद के मुताबिक मंगल को सिचुएशन रूम में होने वाली मीटिंग में भी इन मनसूबों पर बात हुई। मीटिंग में ख़ास तौर पर इस बात पर गौर किया गया कि ईरान का आबना हुर्मुज़ पर असर व रसूख कैसे कमज़ोर किया जाए। इस मकसद के लिए फ़ौजी कार्रवाई को मज़ीद तेज़ और सख्त करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर बात की गई और इसके अलावा अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल भी अमरीकी हुकाम का हवाला देकर ये रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप आला हुकाम से कई दिन की ब्रीफिंग्स लेने के बाद ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं और ज़ेरे गौर मंसूबों में ईरान में फ़ज़ाई हमले बढ़ाना, आबना हुर्मुज़ के करीब ईरान के कुछ जजीरों पर कब्ज़ा करने के लिए ज़मीनी फ़ौज भेजना और एक मजबूत ज़ेरे ज़मीन मकाम पर बमबारी करना शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मंगल को सदर ट्रंप ने वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक मीटिंग की जिसमें अमरीकी फ़ौज के ज़रिए खाक जजीरे और आबना हुर्मुज़ के करीब दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा करने के इम्कान पर बात हुई। इसके अलावा ईरान की पिकेक्स माउंटेन में मौजूद एक बड़े ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर बमबारी से मुतालिक ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। ये वो मकाम है जिसे अमरीका ने अब तक निशाना नहीं बनाया। इसी तरह ईरान में मज़ीद मकामात, ख़ास तौर पर तवानाई से मुतालिक तंसीबात पर फ़ज़ाई हमले बढ़ाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। ताहम अमरीकी हुकाम का ये भी कहना है कि सदर ट्रंप ने अभी तक जंग के अगले मरहले के बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया और सदर ट्रंप का अब भी ये मौक़िफ़ है कि वो ईरान के साथ तनाज़े का हल जंग के बजाय बातचीत के ज़रिए चाहते हैं। लेकिन कई हफ्तों के फ़ौजी हमलों और आर्जी मुआहदे की पेशकश के बावजूद ईरान ने ट्रंप के इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया कि वो अपना जौहरी मवाद हवाले कर दे। सिफारती कोशिशों में कोई पेशरफ नहीं हुई, इसीलिए ट्रंप ने अपने मुशीरों से ऐसे नए और ज़्यादा सख्त जंगी मंसूबे मांगे हैं जिनके ज़रिए ईरान पर दबाव डालकर उसे हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके या कम अज़ कम ये यकीन दहानी हासिल की जा सके कि वो आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले बंद कर देगा। ताहम कुछ अमरीकी हुकाम का कहना है कि ट्रंप ज़मीनी फ़ौज भेजे जाने के बारे में हिचकिचाहट का शिकार है और वो पहले भी कई बार अपनी सख्त अवामी धमकियों से पीछे हट चुके हैं, जिनमें खार्क जजीरे और ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पर कब्ज़े की धमकी भी शामिल थी। लेकिन अगर ट्रंप इन मंसूबों की मंजूरी दे देते हैं तो ये तकरीबन 5 माह से जारी जंग का सबसे ख़तरनाक मरहला साबित हो सकता है और इसी वजह से ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ हालिया कार्रवाइयों में अमरीकी फ़ौज ऐसे टारगेट्स को निशाना बना रही है जिससे मुस्तकबिल में ईरान पर एक बड़े हमले की राह हमवार हो सके। इस हवाले से रॉयटर्स के लिए फिल स्टीवेट और इदरीस अली की रिपोर्ट में लिखा है कि 3 अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका के हालिया फ़िज़ाई हमलों का मकसद सिर्फ आबना हुर्मुज़ को खुलवाना नहीं बल्कि ईरान की उन फ़ौजी सलाहियतों को भी तबाह करना है जो मुस्तकबिल में ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद बड़ी फ़ौजी कार्रवाइयों में रुकावट बन सकती हैं। इन अमरीकी हुकाम का मज़ीद कहना है कि इन हमलों से सदर ट्रंप के लिए मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस मजबूत हो रहे हैं, यानी अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाई करना चाहें तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी कांग्रेस को बाज़ाबिता तौर पर इतला दी थी कि ईरान के साथ फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू की जा रही हैं, ताहम उन्होंने अभी तक वाज़े नहीं किया कि उनका अगला कदम क्या होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनके फैसले का इंतज़ार कर रही है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 28 फरवरी से अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद ईरान की फ़ौज को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास अब भी काफ़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल्स मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि हालिया हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहली रेडार्स, मिसाइल और ड्रोन के अड्डों, छोटी फ़ौजी कश्तियों और दीगर बहरी वसाइल को निशाना बनाया गया है। एक अमरीकी अहदेदार ने कहा कि इन हमलों को आगे की तैयारी के लिए होने वाली कार्रवाइयाँ समझा जा सकता है, यानी इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की दिफाई ताकत को पहले ही कमज़ोर करना है, ताकि अगर मुस्तकबिल में अमरीका को मज़ीद बड़े फ़ौजी हमले करने का हुक्म दिया जाए तो हमले ज़्यादा आसानी से किए जा सकें। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर आगे मज़ीद बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करना पड़ी तो ये हमले उसकी तैयारी में मदद दे रहे हैं। इसके अलावा आज ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीका को ख़बरदार करते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ ईरान के लिए एक नाकाबिल उबूर रेड लाइन है और अगर अमरीकी सदर ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की अपनी धमकी पर अमल किया तो ईरान खलीजी खत्ते में मौजूद तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। मुजरिम अमरीका अपनी कानून शिकनी और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें मुसलसल जारी रखे हुए है। सबसे पहले हम एक बार फिर वाज़ेह करते हैं कि किसी भी सूरत और किसी भी हाल में हम अमरीका को, जो एक गैर मुल्की और खित्ते से बाहर का मुल्क है, आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरान की एक ऐसी सुर्ख लकीर है जिसे किसी सूरत उबूर नहीं किया जा सकता। अगर अमरीका के कामकल सदर की हालिया धमकियों पर अमल किया गया, जिनमें उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की बात की है, और अगर उस मुल्क की हमलावर फौज ने ऐसा किया तो फिर वो तमाम बुनियादी ढांचा जो अब तक सिर्फ ईरान के ज़ब्त और तहम्मुल की वजह से महफूज रहा है, ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज के आहनी वार से तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद उसका कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, गोया वो कभी मौजूद ही नहीं था। मुकम्मल जंग के इन बढ़ते हुए खदशात के साथ दोनों तरफ से सख्त बयानात के साथ साथ अब भी मफाहमत पर मबनी मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है और दोनों तरफ से संजीदा सियासी क़यादत अब भी मुज़ाकरात और सिफारतकारी को ही इस तनाज़े का सबसे मौसर हल करार दे रही है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज हमारी कौमी सलामती इस बात में है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का इंतज़ाम और कंट्रोल बरकरार रहे। हम ना तो मुज़ाकरात से भाग रहे हैं और ना ही जंग से डरते हैं। कोई भी मुआहदा उसी वक्त माने रखता है जब उसकी शराइत काबिल अमल हो और उन पर अमल करवाया जा सके। अगर ईरान को इस मुआहदे से कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो हमारे पास इस पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के मुताबिक हम कभी जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी कौमी सलामती के लिए लड़ने के खातिर भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें सिफारतकारी और मुज़ाकरात का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अपने कौमी मफादात हासिल किए जा सकें और उन्हें बरकरार रखा जा सके। इसी तरह अमरीकी नायब सदर और ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी टीम के सरबराह JD वैंस ने भी एक पॉडकास्ट के दौरान जंग के हामियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि लोग कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। उनकी बात बुनियादी तौर पर बेवकूफ़ी पर मबनी है। फ़ौज एक ज़रिया है जबकि सिफारतकारी दूसरा ज़रिया है। There are people who are super hawkish in the American system who have attacked the deal and frankly in some ways have tried to derail the deal. And what I always say to those people is, what is your proposal? What is your actual argument? The people who are like, you cannot negotiate with the Iranians, the reason why that's fundamentally idiotic is because so long as you have some person who's willing to fire off a few cheap drones, you're going to have some ship captains who say, no, we're not willing to do this. We got to kind of use all tools at our disposal. The military is one tool, but diplomacy is another tool, and I'm very frustrated by the Americans and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians. Well, then what is your proposal to get people to stop shooting at ships in the Strait of Hormuz? You can bomb them, you can take away their radar, you can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the Straits, so you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem. अहम बात यह है कि JD वैंस ने सिर्फ अमेरिका के अंदर मौजूद जंग पसंद अनासिर को ही नहीं बल्कि एक बार फिर इसराइल की जानिब से मुज़ाकरात को डीरेल करने और जंग जारी रखने की पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की और ये कहा कि उन्हें इस बात में ज़रा बराबर भी शक नहीं कि इसराइली हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई हमें इस पॉलिसी से हटाना चाहते हैं क्योंकि वो फ़ौजी कार्रवाई को जारी रखना चाहते हैं और इसराइल के अंदर कुछ लोग अमरीकी अवामी राय को मुतासर करने और इसका रुख मोड़ने और इसे तब्दील करने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि ये जंग दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे।
I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Again, not towards any objective, but just indefinitely. I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. Time article that came out yesterday, a friend sent it to me, it's like worth reading because it lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country. Social media posts, they're leaking to reporters, they're attacking me obsessively, saying that we should not be negotiating with Iran, we should just keep the military campaign going indefinitely. People have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that I take my marching orders from Tucker Carlson, and there's just so much bullshit out there. When I open up the pages of Time magazine and I see that there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing, and oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways, my response to that is, well, go to hell. आबना हुर्मुज़ में कशीदगी और इस अहम बहरी रास्ते की बंदिश के साथ साथ खुद अमरीकी सदर ट्रंप के मुतज़ाद और हैरानकुन बयानात ने भी दुनिया भर में कमर्शियल शिपिंग समेत आलमी तजारती हलकों को इंतहाई तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ट्रंप के इसी मौक़िफ़ ने बैन-अल-अक़वामी शिपिंग कंपनियों के खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है और ट्रंप की बदलती हुई पॉलिसीज़ दुनिया भर में मज़ीद तशवीश की वजह बन रही है। क्या अमरीकी कार्रवाई में मज़ीद शिद्दत आ सकती है और जवाब में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, या फिर मुज़ाकरात से कशीदगी ख़त्म करने का अब भी कोई इम्कान मौजूद है? इस हवाले से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ और वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफ़ी इदरीस अली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इदरीस अली, जो अमेरिका की हिकमत अमली सामने आ रही है उसमें ऐसे इम्कानात पैदा हो रहे थे और बातचीत कयास आ रही हैं शुरू कर दी गई थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से देने वाली धमकियों के बारे में, ईरान के ख़िलाफ़ वो क्या हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं, इससे मुतालिक उनके बयानात की रोशनी में ये ख़दशा ज़ाहिर हो रहा था कि अमेरिका ईरान में कोई बड़ी कार्रवाई का मनसूबा बना रहा है, कुछ ज़मीनी फ़ौज तक बात जा सकती है। लेकिन साथ ही नायब अमरीकी सदर JD वेंस का इंटरव्यू सामने आता है जिसमें उन्होंने और बहुत सी अहम बयानात के साथ इस चीज़ का भी इम्कान रद्द किया है कि ये मुमकिन नहीं कि 1.5 लाख फ़ौजी भेज दिए जाए ईरान में जंग करने के लिए। तो इस वक्त सेंटिमेंट क्या है अमेरिका में? जी देखें, बिल्कुल ये सेंटिमेंट एक सिंगुलर चीज़ नहीं है अभी अमेरिकी गवर्नमेंट में और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। चंद लोग जैसे पीट हेक्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर अप्रोच चाहते हैं कि शायद स्ट्राइक ज़्यादा हों, ज़्यादा टारगेट्स पे हो, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जो क्रिटिकल हो। और फिर आप बात करें JD वैंस के जो नायब सदर है, वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरह से कि US की जो इन्वॉल्वमेंट हो वो किसी न किसी तरह से कम हो और US किसी और जगहों पर फोकस कर पाए। तो मेरे ख्याल से जो अभी सेंटिमेंट देख रहे हैं ना वो बड़ा एक पब्लिक में आ चुका है, जो इंटरनल डिविजन्स देखी जा रही हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का मेन पॉइंट है कि उनका क्या सेंटिमेंट है और मेरे ख्याल से उनका सेंटिमेंट बदलता रहता है। कभी चंद दिनों कहते हैं कि हम लोग US ईरान पे हमला करेगा और ज़ोरदार ब्रिजेस पे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और फिर कल रात को आपने देखा उन्होंने कहा कि ईरान ने एक अमेरिकी सिटीजन को फ्री कर दिया और एक गुडविल जेस्चर है। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी खुद अपना फोकस नहीं डिसाइड किया, उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि किस तरह उनको जाना है। तो मेरे ख्याल से जब तक उन्होंने एक फाइनल डिसीजन नहीं ली, हम लोग यही देखते रहेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अलग लोग हैं, उनकी अलग राय आएंगी और मेरे ख्याल से हमें फाइनल पता चलेगा डिसीजन जब प्रेसिडेंट ट्रंप शायद ट्विटर पे या ट्रूथ सोशल पे बोलें कि डील है या ना डील है। कामरान यूसुफ, आपने मुसलसल रिपोर्ट किया है जब से पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया और मरकज़ी सालिस के तौर पर सामने आया ईरान अमेरिका जंग को ख़त्म करवाने के लिए, दोनों ममालिक के नुमाइंदों को करीब लाने के लिए। आप इस पर मुसलसल अहम तरीन तफसील सामने लाते रहे हैं। अब पिछले चंद दिनों से ऐसा लगता है बज़ाहिर कि एक जुमूद है
ईरान और अमेरिका तो बयानात दे रहे हैं, जंगी कार्रवाई अभी कर रहे हैं, उसका एक जवाब तो तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से आया कि पाकिस्तान सालिसी की कोशिश दस्तबरदार हो, इसकी उन्होंने वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी है। तो इस वक्त यानी एक क्या मुश्किल सूरत हाल है सालिस के लिए और फरीकैन के लिए ऐसे हालात में, जब उस मुआहदे की पासदारी की बहुत ज़्यादा तवक्को थी खदशात के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद हमले शुरू हो चुके हैं और यानी उसमें एक ठहराव आने की बजाय मज़ीद कोई ना कोई नया मंसूबा अमेरिका की जानिब से पेश किया जा रहा है हर रोज़ कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कैसे होंगी। मेरे ख्याल में जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान की आज प्रेस ब्रीफिंग है उसको ज़रा डी कोड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल उन्होंने ये वजाहत की और ये कहा कि पाकिस्तान ने जो अमन की कोशिशें हैं उससे पाकिस्तान दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक अगर उनके अगला जो पैगाम है उसमें देखें, उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जो पीस प्रोसेस है दैट इज़ ऑन द बैक बर्नर या पुट ऑन होल्ड है, वो डेड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस वक्त पॉज है। और साथ ही फिर उन्होंने ये भी ऐड किया कि जब दोनों फरीकैन यानी कि अमेरिका और ईरान ये जो एस्केलेशन वाली ऑप्शन उनको इस वक्त लग रहा है कि बेहतर है, जब इससे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो अमन की सड़क की तरफ, अमन की रोड की तरफ वापस आ सकते हैं। और फिर अगर अमन की तरफ वापस आना चाहते हैं तो इस्लामाबाद MOU की सूरत में एक टेम्पलेट जो है उनके पास मौजूद है, उसको दोबारा वो फॉलो कर सकते हैं। तो क्लियरली अगर आप दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जो ब्रीफिंग है उसको इन होल देखें तो क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो पीस प्रोसेस या जो मीडिएशन की एफर्ट्स आज से 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले उसमें आपको एक तेजी नजर आ रही थी, उसमें एक आपको नजर आ रहा था कि शायद कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, उस प्रोसेस को कम से कम ब्रेक लग गई है। और उसकी वजह यह है कि जो दोनों फरीकैन है अमेरिका और ईरान शायद अपने जो कह लें कि जो मिलिट्री माइट के जरिए उनको लगता है कि शायद बिफोर गोइंग इनटू द नेगोशिएटिंग टेबल अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो बेहतर कंसेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन कंसर्न मीडिएटर्स में ये है कि ऐसी सूरत में फिर जो मिस कैलकुलेशन है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की आपने बात की कि वो धमकी लगा रहे हैं कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं ईरान का। ईरान की तरफ से जवाब आया आज कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐसा किया तो ना सिर्फ वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं बल्कि उसके अलावा जो पूरे गल्फ में एनर्जी की तनसीबात हैं वो फिर उनके निशाने पर होंगी। बट हैविंग सेड दैट, जो आप खुद भी जिक्र कर रहे थे, अभी अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसे बयानात के जिसमें अभी भी डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो है वो ओपन है। इवन कि आज भी ईरान की वजारत खारजा और उनके ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आया है कि अगर अमेरिका ये जंग जारी रखना चाहता है तो ईरान बिल्कुल जवाब देगा, लेकिन ना हम पहले जंग चाहते थे ना हम अभी भी जंग चाहते। तो इसका मतलब है कि दोनों फरीकैन वाइल एस्केलेशन तो वो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई उनको ऑप्शन मिलेगा कि अगर डिप्लोमेटिक विंडो है तो उसको भी वो जरूर उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान जो है अलॉन्ग विद अदर मीडिएटर्स उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि जब दोनों को रियलाइज हो कि ठीक है हमने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन चला लिए, चलें आप बातचीत की तरफ आते हैं, तो फिर वंस अगेन पाकिस्तान विल ऑफर इट्स गुड ऑफिसेस। राइट, इदरीस अली, हम बात करना चाहेंगे अमेरिकी नायब सदर JD वैंस के हवाले से आपसे, क्योंकि अब जो मुस्तकिल चेहरे रहे हैं अमेरिका की तरफ से उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे ज़्यादा अहम वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, और वो पाकिस्तान तशरीफ भी लाए, स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बैठक में भी वो मौजूद थे। बाकी सब शख्सियात कभी बयानात के साथ मंजर-ए-आम पर रहीं, कभी नहीं रहीं, जिस तरह मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ बहुत ज़्यादा इब्तिदा में गुफ्तगू करते रहे, उसके बाद वो मंजर-ए-आम से गायब रहे। मार्को रूबियो तो बहुत बाद में इस सारी मामले पर बयान देने के लिए सामने आते थे। इस वक्त ऐसा लगता है कि वो एक फ्रंट फुट पर मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि सिचुएशन रूम का जिक्र आया है तो ज़रूर उस इजलास में मौजूद होंगे। उनकी ये एक तरह से सेकेंड राउंड ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इससे पहले पिछले माह जब वो वाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में पोडियम पर आए तब भी उन्होंने इसराइल को मुखातिब करके बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और एक तरह से वॉर्न किया था। और आज भी जो उनके बयानात की बात हो रही है, ताज़ा तरीन उनके पॉडकास्ट के बयान की, उसमें भी सबसे ज़्यादा उन्होंने इशारा इसराइल और इसराइली लॉबीज़ की जानिब से किया है। तो ये तो बात साबित हो गई कि जितने ऐसे हामी मौजूद हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग करें, उतने ही मुखालिफिन भी मौजूद हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कि ये जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से आपने जो कल पॉडकास्ट की बात की, जो जो रोगन का पॉडकास्ट है, जिस पे नाइक सदर वैंस आए, मेरे ख्याल से एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉडकास्ट था, क्योंकि ये जो बातें कर रहे थे पब्लिकली, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इतने ओपनली एक वाइस प्रेसिडेंट, इतने सीनियर यूएस ऑफिशियल ने की हो। तो मेरे ख्याल से ये एक इंटरनल जो फ्रस्ट्रेशन जेडी वैंस की है, जो जंग के जो मुखालिफ हैं, उनकी जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, वो अब उबल के बाहर आ रही है। मेरे ख्याल से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने की कोशिश की है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी बात सुनी है, मगर अभी तक फुली एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखें, इजराइल और यूएस के जो रिलेशंस हैं अभी तक बहुत ही स्ट्रांग है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वाशिंगटन आना था एक चंद दिनों में, वो डिले हो चुका है, मगर ये जो रिलेशनशिप है, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे नाइक सदर वैंस फ्रस्ट्रेटेड हो, वो फिर भी बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से ये एक सवाल उठता है कि किस तरह से ये जो रिलेशनशिप है इनकी, इजराइल और यूएस की, ये किस तरह से टूट सकती है। मेरे ख्याल से अगर देखें आप, वेपन सेल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये अभी तक काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहा है दोनों मुल्क के बीच। मेरे ख्याल से ये जब तक चलता रहेगा, जब तक मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप खुद डिसीजन नहीं लें कि मैं किसी ना किसी तरह से ये रिलेशनशिप को या तो वीकन करूं, या प्रेसिडेंट नेतन्याहू से कहूं कि देखें, आप इन निगोशिएशंस को चलने दें, आप बीच में रुकावट नहीं करें, और फिर ही ये मामला आगे चलेगा। कामरान साहब ने मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जब निगोशिएशंस आएंगे तो पाकिस्तान एक पोल पोजीशन में होगा, मगर मेरे ख्याल से अब ये सवाल एक है कि निगोशिएशन कब आएगा, क्योंकि हमें जो इतला मिली है सोर्सेज से कि ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप को और ना ही ईरानियन ऑफिशियल्स को चाह रहे हैं कि ये जंग और आगे बढ़े, मगर फिर भी हम लोग हर दिन देखते हैं कि एस्केलेशन होता है यूएस की साइड से, फिर ईरान एस्केलेट करता है। तो मेरे ख्याल से अब ईगो की बात आ गई है। जब दोनों साइड अपना ईगो साइड पे रख सकेंगे, फिर ही मेरे ख्याल से बातचीत आगे चलेगी। कामरान यूसुफ साहब, अब क्या ये तवक्को की जा सकती है, ख़ास तौर पर तर्जुमान ताहिर इंद्राबी साहब के बयान के बाद, जिस पर आपने खुद भी कहा कि उसको डीकोड करना ज़रूरी है, कि फिर से एक सिफारती कोशिश की जाती है जिसमें पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक, तुर्की है, मिस्र है, सऊदी अरब है, कतर है, वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुसलसल तायीद करते नज़र आते हैं। वो उस नौइयत का एक सिलसिला दोबारा शुरू होता नज़र आ रहा है आपको क्या? देखिए, जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने उनसे जब सवाल भी हुआ कि क्या किसी नए इनिशिएटिव की ज़रूरत है, तो उसको उस इम्कान को भी उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा किसी नए इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है। उनका पाकिस्तान का ख्याल है कि ऑलरेडी जो इस्लामाबाद MOU दस्तखत हुए हैं, तो काफ़ी काम किया जा चुका है, एक फ्रेमवर्क मौजूद है, और फैसला दोनों फरीकैन, प्रिंसिपल जो पार्टीज हैं ईरान और अमेरिका ने करना है कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएंगे। वो रोड मैप भी मौजूद है, वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिए गए थे। तो पाकिस्तान डेफिनेटली जो बाकी रीजन के ममालिक हैं, जिस तरह तुर्की का जिक्र किया, कतर है, सऊदी अरेबिया है, अब ये तमाम जो ममालिक हैं, कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि अगर दोबारा एक ऑल आउट, ऑलरेडी जो एस्केलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, बाकी जो कंसर्न्स हैं, और अगर दोबारा ऑल आउट वॉर होती है तो ये किसी के मफाद में नहीं है। तो ये एक कॉमन ग्राउंड है जिसमें तमाम जो ममालिक हैं रीजन के, उनकी ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आया जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि शुरू में तो शायद मीडिएटर्स की बात जो ईरान और अमेरिका सुन भी रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो मीडिएटर्स के लिए जो लेवरेज है या इस सारे प्रोसेस को मनूवर करना भी इतना आसान नहीं है। तो शायद यही वजह है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान या बाकी जो ममालिक हैं वो पर्दा कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन माजी के मुकाबले में वो उस तरीके से आपको प्रोएक्टिव रोल नजर नहीं आता। माजी में जब सीज फायर के बाद इवन के दोबारा एस्केलेशन जब भी हुआ करती थी, पाकिस्तान बाकी ममालिक इन्वॉल्व होते थे, 1-2 दिन के बाद दोबारा से फिर मामला ठीक हो जाते थे। अब तो ये मुसलसल 5वां रोज है, ईरान अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन्स मार रहे हैं, और ओवरऑल कोई इंडिकेशन भी आपको इस तरह से नजर नहीं आ रही कि बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद इसमें जो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, वो इसी पॉलिसी को इस वक्त फॉलो किया जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक कंसेंसस जरूर है, क्योंकि इस की कॉस्ट जो है, अगर दोबारा जंग होती है, ऑलरेडी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा अदा की है रीजन के ममालिक ने, पूरी दुनिया की मईशत ने। तो वो एक ऐसा नुक्ता है कि शायद इवेंचुअली दोनों फरीकैन को इस बात पर मजबूर करेगा कि किसी तरीके से बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए। बिकॉज जेडी वैंस ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ईरान के मसले का हल जो है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं है। कामरान यूसुफ, इदरीस अली, आप दोनों सीनियर सहाफ़ियों का वाशिंगटन DC से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज बात फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मुश्तरका मेज़बानी में जारी फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट
फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुका है। इतवार को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में इस अहम और बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल खेला जाएगा। फाइनल तक पहुंचने का सफ़र सनसनीखेज मुकाबलों, आसाब शिकन लम्हात और कई तनाज़ात से भरपूर रहा, जिन्होंने दुनिया भर के करोड़ों शायकीन को इस खूबसूरत खेल के सहर में मुब्तला रखा। जहां स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में इस इवेंट की सबसे फेवरेट टीम फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं कल होने वाले एक और आसाब शिकन मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड की मजबूत टीम को हराकर मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंच गया है। अब सारे फुटबॉल शायकीन की नज़र एतवार के इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर जमी हुई है, जिसका दुनिया भर में बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इस बार फाइनल सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि एक ऐसे अजीम खिलाड़ी की दास्तान भी है जिसकी साबित करनी गैर मामूली फुर्ती, दबाव में भी ना झुकने का हौसला, दिल मोह लेने वाले पासेस, शानदार गोल्स और कभी हार ना मानने वाले जज्बे ने इस मुकाबले को पहले से भी ज़्यादा ख़ास बना दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों शायकीन बड़ी स्क्रीन के सामने जमा होंगे, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो इतवार को फीफा वर्ल्ड कप के मैदान में इस लेजेंडरी खिलाड़ी को आखिरी बार एक्शन में देखें। इससे पहले 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बावजूद इस बार टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले लियोनेल मेसी और उनकी टीम अर्जेंटीना को टाइटल जीतने के बड़े दावेदारों में शामिल नहीं किया जा रहा था। अगरचे अर्जेंटीना ने ग्रुप मरहले में शानदार खेल पेश किया, अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की और भरपूर एतमाद के साथ नॉकआउट मरहले में कदम रखा, मगर उसके बाद निस्बतन आसान समझे जाने वाले हरीफों के खिलाफ भी टीम को सख्त जद्दोजहद करना पड़ी। इन आसाब शक्ल मुकाबलों ने अर्जेंटीना की टाइटल की उम्मीदों पर कई सवालात खड़े किए। नाक़दीन ने टीम की कारकर्दगी पर उंगलियां उठाई, लेकिन हर बार जब ऐसा लगा कि अर्जेंटीना दबाव का शिकार हो जाएगी, टीम ने ज़बरदस्त कमबैक करके ख़ुद को दोबारा साबित किया। और इस मुसलसल वापसी के पीछे अगर एक नाम सबसे नुमाया था, तो वो किसी उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी का नहीं, बल्कि 39 साला लियोनेल मेसी का था। वही लियोनेल मेसी जिन्हें दुनिया भर के खिलाड़ी और फुटबॉल माहिरीन उनके जादुई पासेस, दिलकश गोल्स, गैर मामूली विजन और खेल को दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ने और तख्लीक करने की सलाहियत की वजह से तारीख के अजीम तरीन फुटबॉलर्स में शुमार करते हैं। आज भी करियर के इस मरहले पर लियोनेल मेसी अपने बेमिसाल तजर्बे, कायदाना सलाहियत और गैर मामूली महारत के साथ अर्जेंटीना की सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए हैं। इस उम्र में भी वर्ल्ड कप जैसे आला तरीन मुकाबले में उसी मायार की कारकर्दगी दिखाना बजाते खुद एक गैर मामूली कामयाबी है, क्योंकि मेसी से पहले फ़ुटबॉल के कई अजीम तरीन नाम इस उम्र तक पहुँचने से बहुत पहले ही बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल को खैरबाद कह चुके थे। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील के अजीम स्ट्राइकर पेले, जो 3 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं, वो भी 1970 का वर्ल्ड कप जीतने के सिर्फ 1 साल बाद 1971 में महज 30 साल की उम्र में बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल से रिटायर हो गए थे। इसी तरह मेसी के आइडियल और अर्जेंटीना के लेजेंड डिएगो मैराडोना, जिन्होंने 1986 का वर्ल्ड कप अपनी टीम को जितवाया, 1994 के वर्ल्ड कप से पहले पेश आने वाले वाक़यात के बाद सिर्फ 33 बरस की उम्र में बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। फ्रांस को 1998 का तारीखी वर्ल्ड कप जितवाने वाले अजीम मिडफील्डर ज़ैनुद्दीन ज़िदान ने भी 2006 के वर्ल्ड कप के बाद 34 साल की उम्र में इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। ब्राज़ील के अजीम स्ट्राइकर रोनाल्डो नज़ारियो, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते थे और 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले थे, वो भी 2006 के बाद वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ 34 बरस की उम्र में अपनी कौमी टीम को अलविदा कह गए थे। मगर आज 39 साला लियोनेल मेसी ना सिर्फ अपने तीसरे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसा कारनामा अंजाम देने के करीब हैं जो वर्ल्ड कप की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इतवार को मैदान में उतरते ही वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले दुनिया के मौमर तरीन आउटफील्ड खिलाड़ी बन जाएंगे, और आदाद शुमार भी इस वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी की गैर मामूली बर्तरी की गवाही देते हैं। मिसाल के तौर पर मेसी 8 गोल्स के साथ इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर्स में मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर हैं। फ्रांस के 27 साला किलियन एम्बापे ने भी 8 गोल किए हैं, लेकिन मेसी ने अपने साथी खिलाड़ियों के लिए 4 गोल भी बनाए हैं, जबकि एम्बापे के नाम 3 असिस्ट्स हैं। इसलिए मजमूई गोल कंट्रीब्यूशन के लिहाज से मेसी सबसे आगे हैं। असिस्ट की फहरिस्त में भी मेसी 4 असिस्ट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इस कैटेगरी में सिर्फ फ्रांस के 24 साला माइकल ओलेसे उनसे आगे हैं, जिन्होंने 5 असिस्ट दी हैं। अगर मेसी फाइनल में एक और गोल बनवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो इस फहरिस्त में भी मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन हासिल कर सकते हैं।
सिर्फ गोल्स और असिस्ट ही नहीं बल्कि खेल तख्लीक करने के मामले में भी मेसी सबसे आगे है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक 25 गोल स्कोरिंग चांसेस तख्लीक किए हैं, जो किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा है। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप की तकरीबन 96 साल तारीख में भी 99 चांसेस क्रिएट करने के साथ लियोनेल मेसी इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जो उनके मुनफरिद विजन और तख्लीकी सलाहियतों का वाज़िह सबूत है। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में गोल करने की कोशिशों, गोल अटैम्प्ट्स और एक्सपेक्टेड गोल जैसे अहम अदाद-ओ-शुमार भी मेसी को सबसे ऊपर रख रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि 39 साल की उम्र में भी वो न सिर्फ खेल का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं बल्कि मुसलसल मुखालिफ दिफा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी बने हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के कामयाब तरीन अटैकिंग खिलाड़ी भी बन चुके हैं। वो 21 वर्ल्ड कप गोल्स के साथ तारीख के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि 12 असिस्ट के साथ वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल बनवाने का एजाज़ भी उन्हीं के पास है। और लियोनेल मेसी की इन्हीं गैर मामूली सलाहियतों की एक और झलक गुज़श्ता रात इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले गए हाई वोल्टेज सेमीफाइनल में भी देखने को मिली। ये 2002 के बाद पहली बार था कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड वर्ल्ड कप के मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए थे। दोनों टीमों के दरमियान तारीखी रकाबत को देखते हुए पहले ही अंदाज़ा था कि यह मुकाबला इंतहाई सख्त, जज्बाती और जारहाना होगा, और मैदान में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। क्योंकि अर्जेंटीना और इंग्लैंड की राइवलरी सिर्फ फुटबॉल तक महदूद नहीं रही, इसमें वक्त के साथ जोग्राफियाई और सियासी अवामिल भी शामिल होते गए, जिसकी वजह से दोनों टीमों के दरमियान हर मुकाबला महज एक मैच नहीं बल्कि वक़ार, तारीख और जज्बात की जंग बन जाता है। इस तारीखी रकाबत का आगाज़ 1966 के फीफा वर्ल्ड कप से हुआ, जिसकी मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी, लेकिन इस मैच का नतीजा सिर्फ स्कोर लाइन तक महदूद न रहा। मैच के दौरान जर्मन रेफरी के एक मतनाज़े फैसले ने अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रातेन को मैदान से बाहर भेजने और ज़बान के फ़र्क की वजह से पैदा होने वाली गलतफहमियों ने इस मुकाबले को वर्ल्ड कप की तारीख के मतनाज़े तरीन मैचेस में शामिल कर दिया। इसी वाक़े ने दोनों ममालिक के दरमियान फ़ुटबॉल की एक ऐसी रकाबत को जन्म दिया जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती गई। और आज भी अर्जेंटीना में 1966 का वो मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जज्बाती रद्दअमल का एक अहम हवाला समझा जाता है। और 1982 की जंग के बाद से इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान होने वाले हर फुटबॉल मुकाबले को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि तारीख़ी, कौमी जज्बात और सियासी पस मंज़र के तराजुर में भी देखा जाता है। इसी पस मंज़र में 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको की सरजमीन पर दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने आईं। ये महज एक क्वार्टर फाइनल नहीं था बल्कि दोनों मालिक के लिए जज्बात से भरपूर एक गैर मामूली मुकाबला था। और इस मैच में अर्जेंटीना के लेजेंड डिएगो मैराडोना ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसने इस मैच को फुटबॉल की तारीख के यादगार तरीन मुकाबलों में शामिल कर दिया। ख़ास तौर पर डिएगो मैराडोना के 2 गोल आज भी वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस रहने वाले लम्हात में शुमार होते हैं। पहला गोल, जिसे बाद में ख़ुद मैराडोना ने हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया था, एक मतनाज़े गोल जो डिएगो मैराडोना ने अपने हाथ से किया था, मगर मैच की तेज़ी के दौरान रेफरी ये देख नहीं पाए और वो गोल कायम रहा था। और इसी तनाज़ुर में मैराडोना ने ख़ुद इस गोल को हैंड ऑफ गॉड करार दे दिया था, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। जबकि इस गोल के चंद ही लम्हों बाद डिएगो मैराडोना ने एक नाकाबिल यकीन और इंतहाई मुश्किल गोल भी किया, जिसे उस सदी का सबसे बेहतरीन गोल यानी गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। और मैराडोना ने इस गोल के लिए मैदान में अपनी टीम के हिस्से से बॉल को लेकर कई इंग्लिश खिलाड़ियों और गोलकीपर को डॉच करते हुए गेंद को जाल में पहुंचाया था। आज भी फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन गोल्स में इस गोल को शुमार किया जाता है। इसी एक मैच ने इंग्लैंड और अर्जेंटीना की तारीखी रकाबत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी इंग्लैंड के खिलाड़ी और तमाशाई इस मैच को नाइंसाफ़ी करार देते हैं, जबकि अर्जेंटीना के शायकीन इसे 1966 का बदला और तारीख का इंसाफ करार देते हैं। इस तारीखी रकाबत का एक और यादगार बाब 1998 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में रकम हुआ। मैच का आगाज़ इंतहाई सनसनीखेज़ था। पहले सिर्फ 17 मिनट में 3 गोल हुए, जबकि पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात में एक और गोल ने मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के आगाज़ में इंग्लैंड को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब उसके स्टार मिडफील्डर डेविड बेकहम ने अर्जेंटीना के डिएगो सिमेओन को लात मार दी, जिस पर रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया। अगरचे इंग्लैंड ने 10 खिलाड़ियों के साथ भरपूर मज़ामत की, लेकिन मुकर्ररा और इजाफी वक्त में कोई भी टीम फैसलाकुन गोल ना कर सकी। आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने कामयाबी हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसके 4 साल बाद 2002 के फीफा वर्ल्ड कप में दोनों रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने आए।
इस बार ग्रुप मरहले में इस मुकाबले में इंग्लैंड ने डेविड बेकहम के गोल की बदौलत अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर 1998 की हार का हिसाब बराबर कर दिया, जबकि इसी शिकस्त के नतीजे में अर्जेंटीना ग्रुप मरहले ही में टूर्नामेंट से बाहर हो गया और फिर 24 साल बाद अमेरिका के शहर एटलांटा में ये दोनों रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने आए और एक बार फिर दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन की नज़रें इस तारीखी मुकाबले पर जमी रहीं। दिलचस्प बात यह थी कि इंग्लैंड के खिलाफ लियोनेल मेसी का पहला वर्ल्ड कप मुकाबला था। इससे पहले अपनी शानदार बैनुल-अक़वामी करियर के बावजूद उन्हें कभी इस रिवायती हरीफ के सामने खेलने का मौका नहीं मिला था। मैच से पहले कई मुबस्सिरीन और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी अर्जेंटीना की कामयाबी के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे। उनका ख्याल था कि नॉकआउट मरहले में निस्बतन आसान हरीफों के खिलाफ अर्जेंटीना की मुश्किलात और 39 साला लियोनेल मेसी की उम्र इंग्लैंड के हक में जाएंगी। इसी एतमाद के साथ कई इंग्लिश पंडितों और शायकीन ने अपनी टीम के फतह के बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन जब मैदान में फैसलाकुन लम्हा आया तो लियोनेल मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में क्यों शुमार किया जाता है। सनसनीखेज पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ के आगाज़ में इंग्लैंड ने जब पहला गोल कर दिया तो उन्हें लगा कि अब वो मैच जीतने के काफ़ी करीब हैं, मगर फिर मेसी ने अपना जादू दिखाया और इंग्लैंड को गर्दन से दबोचकर उनके पंजों से जीत छीन ली, और वो भी खेल के आखिरी 15 मिनट में 2 गोल्स बनाकर मैच 2 के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम कर लिया। सिर्फ यही नहीं, 39 साला मेसी इस मैच में इंग्लैंड और ख़ुद अर्जेंटीना के निस्बतन नौजवान खिलाड़ियों के दरमियान सबसे बेहतर नज़र आए और इसी वजह से वो न सिर्फ मैच के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, बल्कि वो इस उम्र में मैच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले खिलाड़ी भी थे। साथ ही उन्होंने इस मैच के दौरान वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स का एजाज़ भी अपने नाम किया और मैच में 9 ड्रिबल्स मुकम्मल किए। और अब इतवार को मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन की उस टीम से होगा जिसके 8 खिलाड़ी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। वही बार्सिलोना जहां से मेसी के फुटबॉल करियर का आगाज़ हुआ, वही बार्सिलोना जहां से मेसी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बन गए, वही बार्सिलोना और स्पेन जहां उनके तमाम बच्चे पैदा हुए और एक मौके पर तो वो स्पेन के लिए खेलने के भी अहल थे और वो अब भी स्पेन को अपना घर करार देते हैं। स्पेन और बार्सिलोना में भी मेसी को एक खिलाड़ी से बढ़कर चाहा जाता है, जबकि इस मैच में एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि 39 साला मेसी को अपने साबिक क्लब बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी 19 साला लामीन यमाल का सामना होगा। और हैरानकुन तौर पर लामीन यमाल और लियोनेल मेसी की एक 20 साल पुरानी तस्वीर इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। तस्वीर की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प बल्कि अफसाने की तरह लगती है, क्योंकि आज से 20 साल पहले दिसंबर 2007 में जब मेसी 19 नंबर की शर्ट के साथ बार्सिलोना और अर्जेंटीना के एक उभरते हुए सितारे थे, उस वक्त यूनिसेफ और बार्सिलोना फाउंडेशन ने एक फ़ोटोशूट का इनेकाद किया था और ये तस्वीर लेने वाले फ़ोटोग्राफ़र के मुताबिक ये फ़ोटोशूट एक फलाही मुहिम का हिस्सा था जिसके लिए मकामी ख़ानदानों में कुरानंदाज़ी की गई थी। इत्तेफाक से लामीन यमाल के वालिदैन का इंतखाब हुआ और उनके सिर्फ 6 माह के बेटे को उस वक्त बार्सिलोना की फ़र्स्ट टीम में अपनी जगह बनाने वाले नौजवान लियोनेल मेसी के साथ फ़ोटोशूट के लिए मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि नौजवान लियोनेल मेसी की बाहों में मौजूद यही नन्हा बच्चा एक दिन आलमी फ़ुटबॉल के सबसे रोशन सितारों में शुमार होगा, या ये तस्वीर फ़ुटबॉल की तारीख की यादगार तरीन तस्वीर में से एक बन जाएगी। वक्त गुजरा और लामीन यमाल ने भी बार्सिलोना की मशहूर ला मासिया एकेडमी से ही अपनी फ़ुटबॉल की तरबियत हासिल की, वहीं से जहाँ से लियोनेल मेसी ने अपने ख्वाबों की ताबीर का सफ़र शुरू किया था। आज यमाल न सिर्फ बार्सिलोना बल्कि स्पेन की कौमी टीम के भी सबसे नुमायाँ उभरते हुए सितारों में शुमार होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि वो स्पेन के लिए शर्ट नंबर 19 पहनते हैं। यही नंबर मेसी ने भी अपने इब्तदाई दिनों में पहना था। अब किस्मत ने एक बार फिर दोनों को एक ही स्टेज पर ला खड़ा किया है। इतवार को होने वाला वर्ल्ड कप फाइनल एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिली की अलामत भी बन सकता है। एक तरफ 39 साला लियोनेल मेसी है जो अपने शानदार करियर में एक और वर्ल्ड कप टाइटल का इजाफा करने के ख्वाह हैं, जबकि दूसरी जानिब 19 साला लामीन यमाल हैं जो अपने करियर के पहले वर्ल्ड कप फाइनल में तारीख रकम करने के लिए मैदान में उतरेंगे। देखना यह है कि क्या मेसी पाकिस्तान का अख्ताम एक और आलमी टाइटल के साथ करेंगे या फिर लामीन यमाल अपनी गैर मामूली सलाहियतों का एक और सबूत देते हुए अपने करियर के आगाज़ में ही वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी अपने नाम करके फ़ुटबॉल की नई तारीख लिख देंगे। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है। भारत के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट की इंतहाई हसास फाइल्स डार्क वेब पर लीक हो गई हैं, जिनमें पावर प्लांट के ज़ेरे तामीर 2 यूनिट्स के नक्शे, आलात, सप्लाईज की मालूमात, मीटिंग्स और इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड और इंश्योरेंस की तफसीलात तक शामिल हैं।
तमिलनाडु में वाक़ भारत के सबसे बड़े पावर प्लांट कोडनकुलम से मुंसलिक इस डेटा ब्रीच को पावर प्लांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। मजमूई तौर पर भारत की हसास तंसीबात में साइबर सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात पर सवालात उठ रहे हैं। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा ब्रीच वर्ल्ड लीक्स ग्रुप ने किया है, जो ये काम बड़ी कंपनियों से तावान लेने के लिए करता है और अगर कोई कंपनी उसे तावान अदा नहीं करती तो फिर ये उसका डेटा ऑनलाइन लीक कर देता है। इस हवाले से खबरस की तफसीली रिपोर्ट भी शाया हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर बड़ी तादाद में भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कोडनकुलम से मुंसलिक फाइल्स पब्लिश कर दी हैं। इनमें मुबैना तौर पर पावर प्लांट की कुछ तंसीबात के ब्लूप्रिंट्स यानी नक्शे और सप्लायर्स की तफसीलात शामिल हैं। वर्ल्ड लीक्स ने दावा किया है कि ये मालूमात रिलायंस ग्रुप से हासिल हुई हैं। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में वाकई ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से सबसे बड़ा पावर प्लांट है और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जौहरी तवानाई की सलाहियत बढ़ाने के मंसूबे का अहम हिस्सा है। भारतीय सनतकार अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप इस पावर प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर्स में शामिल है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राकेश कृष्णन, जिन्होंने सबसे पहले रॉयटर्स को इस लीक के बारे में आगाह किया था, उनके मुताबिक भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुंसलिक ये डेटा 11 जून से ऑनलाइन मौजूद है और इसमें 14.3 गीगाबाइट की तकरीबन 19,000 फाइलें पावर प्लांट की मुखफ़फ़ यानी KKNP सर्च करने पर सामने आती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर्स ने इस लीक और इस डेटा का जायज़ा लिया, जो कि 2016 से 2025 के वक्त तक का था, लेकिन इस मवाद को वेरीफाई नहीं किया जा सका। ताहम इस डेटा में पावर प्लांट के ब्लूप्रिंट्स और सप्लायर्स की तफसीलात के अलावा मुबैना तौर पर मीटिंग्स और इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड, आलात के जायजे और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का रिकॉर्ड भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड लीक्स पर शाया होने वाली दस्तावेज़ात बज़ाहिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कोर सिस्टम से मुतालिक नहीं है। इस पावर प्लांट को ये सर्विस रूस की एक सरकारी कंपनी फराहम करती है। अलबत्ता इनमें मुबैना तौर पर यूनिट 3 और यूनिट 4 के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के नक्शे और एक कंट्रोल रूम के पूरे फ्लोर का लेआउट शामिल है। फाइलों में मुबैना तौर पर सप्लायर्स की तजावीज़, मंजूर शुदा सप्लायर्स की फहरिस्त और 2024 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन और रिलायंस के मुश्तरका मुआयने से मुतालिक इजलास का रिकॉर्ड भी शामिल है। हालात की तस्वीर भी मौजूद है। एक और दस्तावेज से जाहिर होता है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल की हुई है कि जिसके तहत अगर यूनिट 3 या यूनिट 4 दहशतगर्दी का निशाना बनता है तो उन्हें 11 करोड़ 20 लाख डॉलर्स मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा 19,000 फाइलें वर्ल्ड लीक्स की वेबसाइट पर मौजूद रिलायंस ग्रुप की मजमूई 8,58,000 फाइलों में से सबसे ज़्यादा हसास मालूम होती हैं। इस डेटा लीक के बारे में रिसर्चर्स का तजिया है कि अगर ये फाइलें गलत अनासिर के हाथ लग जाएं तो इन्हें पावर प्लांट के सपोर्ट का सिस्टम का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सप्लायर्स की शनाख्त की जा सकती है और सिक्योरिटी चेन की कमजोरियां मालूम की जा सकती हैं। अगर ये फाइलें गलत अनासिर के हाथ लग जाएं तो उन्हें पावर प्लांट के सपोर्ट सिस्टम का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही सप्लायर्स की शनाख्त की जा सकती है और सिक्योरिटी चेन की कमजोरियां मालूम की जा सकती हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के निकोलस रोथ ने कहा है कि ये फाइलें किसी मुखालिफ को सिर्फ ये नहीं बताती कि इस प्रोजेक्ट तक किसकी रसाई है, बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि इस रसाई के ज़रिए किन सिस्टम्स तक पहुंचा जा सकता है। उनका मज़ीद कहना है कि ये डेटा लीक पावर प्लांट की सेफ्टी के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। ये वाक़या इस बात को भी जाहिर करता है कि भारत में साइबर हमले ज़्यादा आम होते जा रहे हैं, जबकि बहुत सी कंपनियां ऐसे ख़तरात से निपटने के लिए मुनासिब तौर पर तैयार है ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा ब्रीच करने वाला वर्ल्ड लीक्स ग्रुप एक मारूफ रैंसमवेयर ग्रुप है और ये ग्रुप इससे पहले नाइकी और भारत के टाटा ग्रुप को निशाना बना चुका है। ताहम उसने रिलायंस के डेटा लीक से मुतालिक रॉयटर्स के सवालात का जवाब नहीं दिया। ये ग्रुप अमूमन उस वक्त अपनी वेबसाइट पर चोरी शुदा कॉर्पोरेट डेटा शाया करता है जब कंपनियां तावान की रकम अदा करने से इनकार कर देती हैं। इसकी वेबसाइट सिर्फ एक मखसूस ब्राउज़र के ज़रिए देखी जा सकती है। जून में वर्ल्ड लीक्स ने रॉयटर्स को बताया था कि उसने टाटा ग्रुप की फ़ाइलों के बदले में $15 लाख तावान तलब किया था। इन फाइलों में टाटा ग्रुप के क्लाइंट्स, एप्पल और टेस्ला के खुफिया कंपोनेंट डिज़ाइंस मौजूद थे। वर्ल्ड लीक्स का कहना था कि टाटा ने तावान की डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद चोरी शुदा डेटा शाया कर दिया गया। वाज़ेह है कि रिलायंस ग्रुप की एक झेली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2018 में भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 3
और यूनिट 4 के इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का ठेका हासिल किया था। ये दोनों यूनिट अभी ज़ेरे तामीर हैं और 2027 तक फ़ाल होने की तवक्को है और इनसे मजमूई तौर पर 2000 मेगावाट बिजली हासिल होने की तवक्को है। मगर ये दूसरा मौका है कि जब भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को साइबर हमले का सामना करना पड़ा है। 2019 में एसी प्लांट के इंतज़ामी नेटवर्क में एक ऐसे मैलवेयर का सुराग मिला था जिसका ताल्लुक शुमाली कोरिया के एक हैकर ग्रुप से बताया गया था। उस वक्त भारत की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने कहा था कि मामले की फौरी तहकीकात की गई हैं और पावर प्लांट के सिस्टम्स मुतासर नहीं हुए। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।